राकेश जी, मेरा सवाल ये रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि आपको हैट्रिक जिस तरीके से बीजेपी ने दर्ज करी है तीनों हिंदी पट्टी के राज्यों में, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बीजेपी लगातार एक बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने केवल हैट्रिक दर्ज की नहीं है, आगे हैट्रिक दर्ज करने वाली भी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2024 में सरकार बना करके हैट्रिक लगाने जा रही है। यह हैट्रिक इस बात के संकेत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में जो एक निराशा फैली हुई थी ना, 2014 के पहले की एक निराशा जो थी, उस निराशा को परिवर्तित करने का काम किया है, राजनीति के मायने बदलने का काम किया है और गरीब कल्याण नीतियों से शासन की क्या सीधे जनता तक सीधी पहुंच हो, यह पहुंचाने का काम किया। वरना एक दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट हमने इस देश के प्रधानमंत्री के सुने हैं कि केंद्र से 1 रुपया चलता है तो 85 पैसा ही गरीब तक पहुंचता है, 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। जब देश का प्रधानमंत्री इस तरह की स्वीकारोक्ति करने लगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होता है। आज हम इस बात को पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि जो 1 रुपये केंद्र से चलता है वो पूरा का पूरा 1 रुपये आज गरीब के खाते तक पहुंच रहा है। डीबीटी स्कीम के तहत लगभग 30 लाख करोड़ रुपए आज हमने सीधे गरीब के खाते तक पहुंचाने का काम किया है, जिसमें एक भी पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ये डबल इंजन की सरकार का परिणाम है, ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। और इसीलिए आज जब भारत 24 यहां बात कर रहा है विजन ऑफ न्यू इंडिया के, तो ये नया भारत है, वो नया भारत जो अपने स्व को पहचानता है, अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान के साथ चल रहा है। वो भारत जिसने कोरोना की जैसी त्रासदी आने पर वैक्सीन के लिए हाथ नहीं पसारे, बल्कि स्वदेशी निर्मित वैक्सीन बनाने का काम किया है। वो भारत जिसने भारत के भीतर पुलवामा जैसा, उरी जैसा अटैक होने के बाद यूएन के सामने, अमेरिका के सामने हाथ नहीं फैलाए, बल्कि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके अपने स्व को, अपने स्वाभिमान को जागृत करने का काम किया है। यह नया भारत है और इस नए भारत को निश्चित तौर पर तीसरा अवसर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिलना ही चाहिए। इसलिए आपने हैट्रिक की बात की, हम नई हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। नया भारत, बढ़ता भारत और उभरता भारत है। और इसी के साथ में एक और सवाल, कितना थ्रेट मानते हैं आप कांग्रेस पार्टी के, जिस तरीके से अभी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने करी थी और अब दूसरी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र उन्होंने कर दिया और यूपी जोड़ो यात्रा भी अब उनकी शुरू हो गई। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी भ्रम की अवस्था में है। यह भ्रम कैसे है? देश में जब आजादी सन 1947 में आई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 500 से ज्यादा रियासतों को एक करके एक भारत बनाने का काम तो हो गया था। हाँ, भारत के टुकड़े जरूर हुए। कांग्रेस के शासन के समय में ही भारत और पाकिस्तान अलग अलग रूप में बट गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बटा, ये जरूर कांग्रेस के कारण एक हुआ, इसका कांग्रेस को श्रेय लेना चाहिए। लेकिन भारत को एकजुट करने का काम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर दिया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे को हम साकार करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इतनी कंफ्यूजन में है कि वो भारत को जोड़ने की बात कर रही है। भारत तो अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जुड़ा हुआ है। ये 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर के 4 धाम तक भारत तो जुड़ा हुआ है। भारत के स्व को पहचानने की बजाय वो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। और अब एक आश्चर्यजनक और, भारत जोड़ो की यात्रा की असफलता के बाद लगातार उनके हाथों से राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की सत्ता चली गई, अब वो यूपी जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अरे यूपी तो सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक, मिर्जापुर से लेकर मुरादाबाद तक पूरा जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जोड़ने की आवश्यकता कांग्रेस को है। कांग्रेस कहे कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा करे तो अच्छा होगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है। कांग्रेस से एक नेता रोज कांग्रेस छोड़ रहा है, तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा करे, अपना इंडी अलायंस जोड़ो यात्रा करे, क्योंकि उनका अलायंस बनता है। और मध्य प्रदेश के चुनाव में हमने देखा है कि अखिलेश यादव जी ने कैसे बताया कि ये चालू पार्टी के चिरकुट नेता, तो कैसे कैसे अलायंस बन रहे हैं। वो अलायंस जोड़ो यात्रा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है, भारत जुड़ा हुआ है, इसमें किसी को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। और इसी के साथ में आपने सवाल का जवाब बहुत बखूबी दिया। और क्योंकि हमारे साथ में हमारे कंसल्टिंग एडिटर मिस्टर शिशिर अवस्थी भी मौजूद है, मैं चाहूंगी कि वो भी हमें ज्वाइन करें। और कई सारे सवाल क्योंकि हैं, और खास तौर पर जब हम बीजेपी की बात करते हैं, काफी सारे चैलेंजेस और हर्डल्स को पार करके सत्ता पर काबिज हुई है पार्टी, और लगातार जो पॉलिटिकली देखे वोट बैंक क्रिएट किया जा रहा है वो काफी बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और 24 के चुनावों से पहले कई मायनों में खास हो जाता है। ओवर टू यू। पहले तो सभी का स्वागत है। राकेश जी आपका स्वागत है, अथिया जी आपका स्वागत है। स्वागत है उन तमाम लोगों का जो हमारे बीच हैं, जो आज सम्मानित होंगे, उन पुलिस बल का जो हमारी सुरक्षा में 100% अपना देते हैं, अपना परिवार छोड़कर हमारी सुरक्षा पर ध्यान देते। सभी तालियां बजाइए, सभी अपने लिए खासकर। राकेश जी, मेरा सवाल वहीं पर शुरू हो गया था, क्योंकि मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, विकास की बात करेंगे, लेकिन एक सवाल है जहन में मेरे हमेशा उबलता है। ये प्रवक्ता बनने की ट्रेनिंग कौन सी पाठशाला में दी जाती है भाजपा?
वो उस सवाल का जवाब मुझे दीजिए आप। देखिए, एक तो पहले शिशिर जी आपको बधाई दूं कि भारत 24 ने इस सुहाग नगरी का चयन किया, चंद्रनगर का चयन किया कि वो आकर के यहाँ डायलॉग करे, वहां संवाद करे और संवाद के साथ साथ में उनका सम्मान करने का काम करे जो वास्तविकता में सम्मान के हकदार है। भारतीय जनता पार्टी की 2022 में जब सरकार रिपीट हुई है ना, 37 वर्षों के बाद ये उत्तर प्रदेश में करिश्मा हुआ कि कोई पार्टी दोबारा रिपीट होकर आई है। इस पार्टी के दोबारा रिपीट होने के जो आधार सबसे बड़ा था, जो सबसे बड़ा कारण था, वो थी हमारी कानून व्यवस्था, जिसको हमने बार बार कहा, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। ये कानून व्यवस्था हमारे लिए सबसे सकारात्मक मुद्दा था। वरना हमने देखा इससे पहले, याद करिए अमिताभ बच्चन का वो स्लोगन कि यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है। यानी यूपी के लोग भरोसा नहीं कर रहे थे कि अपराध कम हो रहा है, तो बॉलीवुड के शहंशाह को बुला करके लेके आए, पैसे देकर के उनसे कहलवाया, लेकिन जनता ने फिर भी भरोसा नहीं जमाया। हमें याद है कि कैसे मायावती जी ने नारा दिया था कि चढ़गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, लेकिन क्या हुआ, नारा बदल गया था, गुंडे चढ़ गए हाथी पर, मूंग दल रहे छाती पर। संकट यह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हमेशा एक नकारात्मक मुद्दे के रूप में रही है, लेकिन 2022 के चुनाव में इसी पुलिस बल के दम पर हमने कानून व्यवस्था को इतना सुदृढ़ करने का काम किया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक सकारात्मक मुद्दा बना और योगी आदित्यनाथ जी दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो निश्चित तौर पर हमारी जीत के जो आधार तत्व हैं, ये हमारे पुलिस के जवान हैं, जिन्होंने अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ उत्तर प्रदेश में अपराधियों को जड़ों से उखाड़ने का काम किया है। वरना आज वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, मैं अभी जब अंदर आ रहा था शहर में, तो ठेलों पर मुझे चूड़ियां दिखाई पड़ रही थी, और जैसे ही चूड़ियां दिखाई पड़ने लगती हैं वैसे ही ध्यान में आ जाता है कि हम शहर फिरोजाबाद की तरफ आ गए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हर जिले की एक पहचान हुआ करती थी, लेकिन कैसे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया एक पहचान हो गई थी। हर जिले में एक माफिया पहचान में था। इस जिले का कंट्रोल फला माफिया के पास है, कोई टेंडर लेना है, कोई काम करना है, कोई जमीन खरीदनी है, रजिस्ट्री करानी है, तो बिना आपको माफिया को टैक्स दिए। और माफिया केवल कोई एक प्रकार का नहीं था, बलक तरह तरह के प्रकार के माफिया, भू माफिया है, नकल माफिया है, शराब माफिया है, वन माफिया है, भांति भांति प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में माफियाओं ने कब्जा कर लिया था, लेकिन उनको जड़ से उखाड़ने का काम हमारे इन पुलिस के जवानों ने किया है। आपने इनको सम्मानित करने का अवसर लिया है, मुझे बहुत बहुत साधुवाद। अब आपके सवाल का जवाब, आपने पूछा कि प्रवक्ता की ट्रेनिंग कहां से मिलती है। देखिए, मैं मानता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, इसलिए अच्छा प्रवक्ता हो सकता हूं। अगर मैं कल्पना करता हूं कि कहीं मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होता तो क्या होता, कैसे एक्सप्लेन करता मैं राहुल गांधी को, कैसे एक्सप्लेन करता मैं सोनिया जी के कामों को, बहुत मुश्किल होती। तो इसलिए प्रवक्ता अच्छा नहीं हूं, मेरी पार्टी अच्छी है, मेरी पार्टी के काम अच्छे हैं, इस नाते मैं प्रवक्ता अच्छा हूं। आज नरेंद्र मोदी जी के कारण, नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता जिस पार्टी के पास हो, उसके पास प्रवक्ता को तो उनके किए गए काम में दशांश को बता ले जाए तो वो अच्छा प्रवक्ता होगा। मैं अभी भी ये मानता हूं कि मेरी साधना में, मेरे प्रदर्शन में शायद कुछ चूक रह जाती है, क्योंकि मोदी जी और योगी जी रोज इतने काम कर देते हैं कि उनको गिनाना, उनको बताना बहुत कठिन काम होता है, दुष्कर होता है। फिर भी जितना बता लेता हूं उसको अगर आप अच्छा मान रहे हैं तो निश्चित तौर पर मैं आभार प्रकट कर सकता हूं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। पाठशाला का तो जिक्र आपने कर दिया, आप पर आरोप लगते हैं, आपकी पार्टी पर आरोप लगते हैं कि आपकी स्क्रिप्ट ऊपर से कहीं ऊपर, अब ऊपर कुछ भी हो सकता है, ऊपर से तैयार होती है। तो आज स्क्रिप्ट दी है या फिर अपन अपने तरीके से ही बात कर रहे हैं? देखिए, मैं तो शिशिर जी इतना जानता हूं कि सवाल आप एक्सटेम्पोर पूछ रहे हैं, जनता सामने बैठी हुई है, कैमरा सामने लगा हुआ है, किसी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं है, लाइव है, रिकॉर्डिंग हो रही है। आप मन माफी के हिसाब से सवाल पूछ सकते हैं और हम जवाबदेही के लिए हमेशा तैयार हैं। हम कभी जवाब से पीछे नहीं हटे हैं। हमने काम किया है इसलिए हम जवाबदेही से पीछे नहीं हट रहे हैं। अगर काम नहीं किया होता तो शायद भाग रहे होते, और भागे हैं कैसे, मैं उसका भी उदाहरण देकर के बता रहा हूं। वर्ष 2017 का चुनाव याद करिए। 2000 सरकार जब कामकाज अपना पूरा करती है तो कामकाज के बाद सरकार को रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखना चाहिए, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि कैसे लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग है जहां समाजवादी पार्टी का मुख्यालय हुआ करता है, और कालिदास मार्ग जहां मुख्यमंत्री का आवास हुआ करता है, और कैसे मुख्यमंत्री आवास से लेकर के विक्रमादित्य मार्ग के बीच में जवानी कुर्बान गैंग जो है एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रही थी। रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने की बजाय कैसे उन्होंने पारिवारिक द्वंद्व छेड़ दिया था। हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नरेंद्र मोदी जी की सरकार न केवल उपलब्धियां बता रही है बल्कि योजनाओं से सबको साथ में जोड़ने का काम कर रही है। और हम केवल राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं, हम इस बात को कह रहे हैं आग्रहपूर्वक कि देश 2047 में विकसित भारत होना चाहिए। इसलिए देश के युवा अपने मन में संकल्प लें। राजनीति समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए है,
केवल सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, केवल सत्ता में आ जाने के लिए नहीं। सत्ता तो एक साधन है, साध्य है कि कैसे पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति का हम उत्थान कर सकें। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो सोच थी, उस सोच को हम कैसे लागू कर सकें। हमने महात्मा गांधी का नाम, कुछ लोगों ने अपने नाम में गांधी लगा लिया। हमने केवल नाम नहीं लिया, हमने महात्मा गांधी के उस सपने को साकार करने का काम किया। वरना याद करके बताइए कि इस देश में कौन ऐसा नेता हुआ है जिसने स्वच्छता के लिए कभी आग्रह किया हो, जिसने अपने हाथ में कभी झाड़ू उठा ली हो। यह कुछ छोटा बदलाव नहीं है। देश का प्रधानमंत्री अपने हाथ में झाड़ू ले ले, देश का प्रधानमंत्री स्वच्छता कर्मियों के पैर धुल करके एक संदेश देने का काम करे कि सफाई करना कोई छोटा काम नहीं है। या तो देश में महात्मा गांधी ने किया था, या आज वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो मैं ऐसी पार्टी का हूं, इसलिए हम इस आधार पर कह रहे हैं, और इसमें कोई ऊपर से बताने की जरूरत नहीं है। इतना काम किया, मैंने कहा ना, दशांश बता दूं तो मेरी उपलब्धि है। क्या बात है।